अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एड्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी वायरस की हम स्ट्रक्चर स्टडी कर चुके हैं, हम लाइफ साइकिल भी स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी वो ज़रूर देख लें। वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको ये लेक्चर क्लियरली समझ आएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम एचआईवी वायरस से काज होने वाले इन्फेक्शन को स्टडी करेंगे जिसे एड्स कहते हैं। ठीक है, एड्स एक कंडीशन है, एक सिंड्रोम है, एक डिजीज़ है जो काज होती है बिकॉज ऑफ एचआईवी वायरस। सो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम विच मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीज़। यानी एड्स में आपको बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिलेंगी। और एक्वायर्ड कहाँ से निकला है? एक्वायर्ड का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी होती है जो किसी पैथोजेन के अगेंस्ट क्रिएट होती है। सपोज कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन एजेंट, कोई पैथोजेन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्पांस देती है। आपका इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक रिस्पांस देता है, एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है और वो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजेन की सरफेस पर जाकर अटैच हो जाती हैं। अब आपकी बॉडी के दीगर इम्यून सेल्स जो हैं उस पैथोजेन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उस पैथोजेन को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे तो उस पैथोजेन को किल करने के काबिल हो जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और एड्स में क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। यानी एड्स के मरीज़ के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर होगा उसके अंदर उसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी क्रिएट नहीं हो सकेगी। उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने की सलाहियत आपकी बॉडी खो चुकी है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हो गया क्लियर इसके नाम का मतलब क्या है? ओके, हम देखते हैं कि एड्स है क्या, कैसे ये फैलता है, कितना टाइम लेता है, कौन से सेल्स इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं, कैसे वायरस एस्केप करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। ये सब हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। एड्स इज़ द सीरियस कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एचआईवी इन्फेक्शन। एज अ रिजल्ट इम्यून सिस्टम गेट वीक। एड जो है एक सीरियस कंडीशन है। याद रखिए एचआईवी इन्फेक्शन के 3 स्टेजेस हैं। एक्यूट जो सबसे पहली स्टेज है, देन क्रोनिक स्टेज और लेटेंट स्टेज जो सेकंड स्टेज है, जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, मे बी 5 to 10 ईयर, एंड देन लास्ट स्टेज आती है एड्स। एड्स क्या है? लास्ट स्टेज है एचआईवी इन्फेक्शन की। यानी यहाँ पर आकर डिजीज़ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, सो इट इज़ द सीरियस कंडीशन। और इसमें क्या होता है? एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से ये काज होती है और इसमें इम्यून सिस्टम आपका बहुत कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो हर डिजीज़ आप पर अटैक कर सकेगी। नाउ इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ सेल है, इसमें ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होती हैं। ऑर्गन लाइक थाइमस, लिम्फ नोड्स जो आपके स्पेसिफिक बीन लाइक शेप्स होती हैं, स्पेसिफिक एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा बोन मैरो इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम सेल्स की बात करें तो इसमें वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व हैं। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो एंटीबॉडीज जो कि प्रोटीन्स होती हैं, ये सारे मिलकर काम करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल की एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स। लिम्फोसाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ रिलीज करते हैं। और एंटीबॉडीज़ का मैंने आपको बता दिया क्या है, केमिकल्स हैं, यूज्ड होते हैं फॉर टैगिंग द पैथोजन। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट इस तरीके से रिकॉग्नाइज करवाते हैं बाकी सेल्स को कि ये फॉरेन एजेंट है, इसको आपने किल करना है। एंटीजन क्या होता है? कोई पैथोजन होता है, और पैथोजन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज कर सकता है। टी लिम्फोसाइट दूसरी टाइप है लिम्फोसाइट की। और टी लिम्फोसाइट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ सेल्स, टी हेल्पर सेल्स एंड टी किलर सेल। टी हेल्पर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन को। सपोज आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर हो गया तो टी हेल्पर सेल जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसके अंदर ये एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैथोजन। इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब ये कम्युनिकेट करेगा, सिग्नल सेंड करेगा टू टी किलर सेल एंड आल्सो टू सम अदर सेल्स। ठीक है, अब सिग्नल सेंड होंगे तो टी किलर सेल आकर उस पैथोजन को, उस एंटीजन को जाकर किल करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? किल करना। और इसे साइटोटॉक्सिक टी सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक टॉक्सिक प्रोडक्ट क्रिएट करता है और उसको सिक्रीट करता है टू इन्फेक्टेड सेल्स एंड आल्सो टू पैथोजन। ठीक है, सो इस तरीके से इम्यून रिस्पांस काम कर रहा होता है। और भी बहुत सारे इम्यून सेल्स हैं, फेगोसाइट, उनकी तरफ हम नहीं जाते। हमने ये तब स्टडी किया कि एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। सो टी सेल को देखते हैं।
T helper cell contains CD4 protein on the surface which help viruses to enter into the T helper cell. अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि टी हेल्पर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टी हेल्पर सेल काम नहीं कर रहे होंगे तो कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उन सेल्स को, उन पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा अगर टी हेल्पर सेल काम नहीं कर रहे। तो यही केस होता है एड्स के अंदर। HIV वायरस टी हेल्पर सेल को टारगेट करता है। कैसे टारगेट करता है कि टी हेल्पर सेल की बॉडी के ऊपर CD4 प्रोटीन प्रेजेंट होती है। CD4 प्रोटीन रिसेप्टर का काम करती है वायरस के लिए, और इस पर जाकर वायरस अटैच होता है, और अटैच होने के बाद सेल के अंदर, टी हेल्पर सेल के अंदर एंट्री कर लेता है। इसके अलावा कुछ और इम्यून सेल्स भी हैं जैसे मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल्स। इनकी सरफेस पर भी CD4 प्रोटीन होती है और वायरस इनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये 3 टाइप ऑफ सेल आपने याद रखने हैं, बट मोर स्पेसिफिकली टी हेल्पर सेल को आपने बहुत ध्यान से याद रखना है कि टी हेल्पर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से सिग्नल नहीं जाएंगे अगर ये डिस्टर्ब हो चुका है। ओके, अब HIV वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है, टी हेल्पर सेल तक पहुंचता है, टी हेल्पर और मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू करता है। सो अचानक से आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज होता है, वायरस रेप्लिकेट करता जाता है, बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है। बट टी हेल्पर सेल, जाहिर बात है, कुछ फिर सिग्नल भी सेंड करेंगे। टी किलर सेल को सिग्नल मिलता है, मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल्स को भी इन्फेक्ट किया तो वो भी सिग्नल सेंड करते हैं। सो पूरा जो है लिम्फेटिक सिस्टम या इम्यून रिस्पांस क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर, और उससे क्या होता है, आपकी बॉडी इस वायरस के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, इसको ईट करने की कोशिश करती है, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट मैकेनिज्म से इसके अगेंस्ट अपनी पूरी ताकत लगाती है। Although body respond to HIV with immune response sufficient to eliminate most viral infection, but some HIV escape immune response. Although कि आपकी बॉडी पूरी जान लगा देती है इस वायरस को किल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा इस वायरस की कम्युनिटी किल कर देती है, ठीक है, आपकी बॉडी जाहिर बात है रिस्पांस देगी, एंटीबॉडी रिस्पांस होगा, दूसरे दीगर रिस्पांस होंगे और वायरस को किल करना शुरू कर देगी आपकी बॉडी। बट स्टिल कुछ तरीक़ों से ये वायरस बच निकलता है, इसकी थोड़ी सी तादाद बच जाती है। कौन से 2 तरीक़ों से बच जाती है? फर्स्ट वे इज़ वन रीज़न HIV हैव वेरी हाई म्यूटेशन रेट। एक तो ये वजह होती है ये वायरस बच जाता है इम्यून रिस्पांस से कि इसमें म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, इसको चेंज करने की एबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके जीन में जो इन्फॉर्मेशन कोड है उसमें म्यूटेशन होती है, और ये सरफेस की जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये चेंज होती रहती है। सपोज हेयर वी हैव HIV वायरस, और इसकी आप सरफेस पर ग्लाइकोप्रोटीन देख लें, ये राउंड सी इसकी स्ट्रक्चर है। सो इसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी क्रिएट कर ली है, एंटीबॉडी यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी, अब आपकी बॉडी इस वायरस को किल कर देगी। सपोज इसने एक और म्यूटेशन क्रिएट करके एक और स्ट्रक्चर बना ली इस तरीके से, और इस पर ग्लाइकोप्रोटीन आप देख पा रहे हैं, ट्रायंगुलर टाइप इसकी स्ट्रक्चर है, तो इस पर भी एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने बनाकर अटैच कर लिया। अब इसको भी आपकी बॉडी किल कर देगी, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम। बट इसने एक और वेरिएंट क्रिएट कर लिया अपना, जिसमें आप देख पा रहे हैं GP ग्लाइकोप्रोटीन 120 की स्ट्रक्चर स्क्वायर टाइप हो चुकी है। अब आपकी बॉडी इसके अगेंस्ट, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकी, तो ये वाला जो स्ट्रेन है ये बच निकलेगा, अब ये दोबारा से रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। एक तरीका तो ये होता है कि ये वायरस इस तरीके से बच जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, वायरस कैन आल्सो एस्केप इम्यून रिस्पांस बाय इंटीग्रेटिंग इट्स DNA इनटू आवर इम्यून सेल टी हेल्पर सेल। मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आपने लाइफ साइकिल नहीं स्टडी किया वो देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको पता है कि वायरस का जो RNA है वो रेप्लिकेट होता है इनटू DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और वो जाकर इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट DNA में, यानी ह्यूमन के टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस के DNA में जाकर एंटर हो जाता है। अब ये ऐसी स्टेज है कि इसको ना आपका इम्यून रिस्पांस पहचान सकते हैं, और ना आप कोई ड्रग्स लेते हैं इसके अगेंस्ट, आज तक कोई ड्रग्स भी क्रिएट नहीं हो सकी, ठीक है। सो दूसरा तरीका ये होता है कि ये वायरस बच जाता है। अब जब भी आपने कोई ड्रग्स लेनी छोड़ दी, कोई और ऐसा सिस्टम है, जब भी मेटाबॉलिकली आपका सेल एक्टिव है, इसका वायरल जो DNA है ये रेप्लिकेट करके नए वायरसेस बनाना शुरू कर देगा। सो इन 2 तरीक़ों से ये वायरस बच निकलता है। सो देखते हैं कि
कैसे जो है वायरस का एक्यूट फेज चलता है, कैसे लेटेंट फेज चलता है, एंड कैसे फिर एड्स की कंडीशन होती है, फिर थोड़े से सिम्टम्स और इसके प्रिवेंशन देखते हैं इसी लेक्चर के अंदर। ओके, अब हम HIV इन्फेक्शन की तीनों स्टेजेस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नंबरिंग लिखी है 0 to 10 और ईच नंबर ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10 तक मैंने इसलिए लिखा है कि एड्स को डेवलप होने तक तकरीबन 10 साल लग जाते हैं अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते। और जैसा कि मैंने आपको बताया HIV इन्फेक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज एक्यूट स्टेज कहलाती है, सेकंड स्टेज क्रॉनिक स्टेज और लेटेंट स्टेज कहलाती है, एंड लास्ट स्टेज जो होती है थर्ड स्टेज वो एड्स होती है, और ये बहुत सीवियर स्टेज होती है। ठीक है, अब हम बारी बारी देखते हैं कि एक्यूट स्टेज के अंदर HIV की कंसंट्रेशन को क्या हो रहा है, उसका ग्राफ कहाँ पर जा रहा है। टी हेल्पर सेल जो ग्रीन कलर में मैंने ग्राफ शो किया है उसकी कंसंट्रेशन कहाँ पर जा रही है, और एंटीबॉडीज़ की जो रेड कलर में मैंने शो कर रखी है उसकी कंसंट्रेशन कहाँ पर जा रही है। एक्यूट स्टेज जो है वो थोड़े अरसे तक लास्ट करती है, 2 to 6 मंथ इसका टाइम पीरियड होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन करता है और बहुत ज़्यादा मिकदार में ये रिलीज़ होता है और डिस्ट्रक्शन काज कर रहा होता है। सो एक्यूट स्टेज में आप देखेंगे कि वायरस का जो ग्राफ है काफ़ी हाई तक, यहाँ पर ग्रीन ब्लू कलर में देखें काफ़ी हाई पीक तक गेन करता है और फिर एकदम से ड्रॉप भी हो रहा है। ड्रॉप क्यों हो रहा है कि जैसे ही वायरस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है इम्यून रिस्पांस अपनी एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन शुरू कर देता है और उन वायरसेस को किल करना शुरू कर देता है। सो यहाँ पर रेड कलर में आप देखें एंटीबॉडीज़ का ग्राफ हाई जा रहा है, और जैसे ही हाई होता है तो वायरस की कंसंट्रेशन एकदम से कम हो रही है। और वायरस क्योंकि टी हेल्पर सेल को अटैक कर रहा होता है, सो टी हेल्पर सेल की कंसंट्रेशन एक्यूट स्टेज में एकदम से ड्रॉप होती है, और जैसे ही वायरस की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये अगेन से रीच हो जाती है, अगेन से हाई होना शुरू हो जाती है टी हेल्पर सेल की कंसंट्रेशन। सो ये एक्यूट स्टेज के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, एक्यूट स्टेज 2 to 6 मंथ तक लास्ट करता है और इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, फीवर हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, आपके जिस्म पर दाने हो सकते हैं, और स्वॉलन लिम्फ नोड्स आपके उनमें सोजन क्रिएट हो सकती है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें इन्फेक्शन की वजह से ये सोजन सी क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट स्टेज। नाउ मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ वायरसेस को बहुत हद तक किल कर देती हैं, बट स्टिल कुछ वायरसेस बच जाते हैं। क्यों? या तो उनकी ऐसी स्ट्रेन बन जाती है जिनके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होती, या फिर वायरस इंटीग्रेट हुआ होता है डीएनए के अंदर और वो रेप्लिकेशन करता है एक तो। और फिर आप देख पा रहे हैं कि इसका ग्राफ बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है और ये तकरीबन 5 से 10 साल ले जाता है ये क्रोनिक स्टेज और लेटेंट स्टेज। ठीक है, अब ये स्लोली इंक्रीज क्यों करता है, इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हाई है, तो कोई भी ऐसी स्ट्रेन जिसकी एंटीबॉडी बन चुकी है वो बाहर निकलेगी तो एंटीबॉडीज़ अटैच होंगी, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम या इम्यून सिस्टम उन वायरसेस को किल कर देगा। सो सिर्फ ऐसी स्ट्रेन ही सर्वाइव कर पाएगी जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। सो इसलिए ये ग्राफ स्लोली मूव कर रहा है। दूसरी वजह ये होती है कि ये वायरस इंटीग्रेट हुआ है डीएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर ये अपना हाईजैक कर लेता है कि इनको टी हेल्पर सेल्स को, और टी हेल्पर सेल को सिग्नल प्रोवाइड नहीं करने देता टी किलर सेल को। अब टी किलर सेल को समझ ही नहीं आती कि किस सेल के अंदर इन्फेक्शन काज है, और टी किलर सेल उस सेल को फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्लोली इंक्रीज कर रहा है इसका ग्राफ। ठीक है, और इन द सेम वे टी हेल्पर सेल, और आहिस्ता आहिस्ता तो ये टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, तो टी हेल्पर सेल का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी डाउन आ रही है, काफ़ी, और ग्रेजुअली बहुत स्लोली ये डाउन आ रही है। एक्चुअली में ये स्लोली नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा मिलियन की तादाद में एक सेल से जो हैं वायरसेस रिलीज़ हो रहे होते हैं। एनीवे सेकंड जो स्टेज है जिसे क्रोनिक और लेटेंट स्टेज बोलते हैं, ये तकरीबन 5 to 10 ईयर तक लास्ट करती है और ये एसिम्टोमेटिक होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन बिल्ड नहीं हो रही और एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही, तो आपकी बॉडी कोई सिम्टम अपीयर नहीं करती।
ठीक है। फिर करते करते लास्ट स्टेज तक चले जाते हैं, जिसे एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम की स्टेज आ जाती है, और ये लास्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, HIV वायरस के साथ मिलकर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, क्योंकि सिंड्रोम है तो बहुत सारी डिजीज़ आपको एड्स में देखने को मिलेंगी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो आपकी वीक इम्यूनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, यानी अदरवाइज़ अगर वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर वो पैथोजन एंटर होंगे तो आपकी बॉडी उनको किल कर देगी, वो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ काज नहीं कर सकेंगे। बट एड्स के पेशेंट के अंदर वो एजेंट्स भी डिजीज़ काज करेंगे जो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में डिजीज़ काज नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में आप कोई भी ऐसा इन्फेक्शन देख लें जो आसानी से आपकी बॉडी जिस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती है। सो हेयर वी हैव सम एग्जांपल, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये बहुत ज़्यादा आपको एड्स के पेशेंट में नज़र आएगी ये डिज़ीज़। TB, लंग्स की जो TB होती है। कैंडिडियासिस, ये एक फंजाई है, इसकी वजह से डिजीज़ काज होती है सेक्सुअल एरिया और माउथ के अंदर, यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। ये नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आपकी बॉडी काउंटर कर सकती है, बट एड्स के पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियरिटी काज कर देते हैं। फिर रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार कोई इन्फेक्शन आपको हो रहा होता है। सो दीज आर ऑल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अब हम ज़रा ट्रीटमेंट पर बात कर लेते हैं। जैसे कि एड्स के लिए कोई क्योर नहीं है, बट कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो HIV की रेप्लिकेशन को स्लो कर सकते हैं। HIV की रेप्लिकेशन स्लो डाउन होगी तो ऑटोमेटिकली आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता रहेगा, और आप इसका टाइम ड्यूरेशन, आपका एड्स की डेवलपमेंट तक आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है HIV की रेप्लिकेशन को। और ऐसी थेरापी जिसको यूज़ किया जाता है मोस्टली, उसे HAART बोलते हैं, HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी। इसमें कुछ एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशन, कंबाइन मेडिकेशन दी जाती हैं पेशेंट्स को, जो कि एंट्री इनहिबिटर्स भी होती हैं, यानी वायरस को एंटर भी नहीं होने देती। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर भी होती हैं, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को भी काम नहीं करने देती वायरस के। इंटीग्रेज इनहिबिटर्स भी होती हैं, यानी इंटीग्रेज एंजाइम को भी काम नहीं करने देती। और प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी होती हैं, यानी प्रोटीएज एंजाइम को भी काम करने नहीं देती। सो ये सारी चीज़ें जब काम नहीं कर रहे होंगे वायरस के, तो वायरस की रेप्लिकेशन बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। बट स्टिल इन मेडिकेशन से हम वायरस को क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस जब DNA के अंदर इंटैक्ट हुआ होता है, वहाँ पर उस वायरस को किल करने के लिए आज तक या अभी तक कोई मेडिकेशन नहीं बन सकी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि कैसे हम इस वायरस को रोक सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हमें पहले तो ये समझना चाहिए कि वायरस किन तरीक़ों से फैलता है। सबसे पहला जो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है वो है अनसेफ सेक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 75% इन्फेक्शंस स्प्रेड थ्रू अनसेफ सेक्स। अनसेफ सेक्स का मतलब क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, सेकंड जो स्प्रेड होने वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कंटिमिनेटेड नीडल्स। ब्लड से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कंटिमिनेटेड नीडल्स होती हैं, टैटूइंग करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बाल कटवाने वाले इंस्ट्रूमेंट। सो कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें ब्लड की कॉन्टेमिनेशन हो सकती है और आपकी बॉडी के अंदर कट लग के वो वहाँ से वायरस एंटर हो सकता है। सो सेकंड वे ये होता है, 3 तरीक़ों से ये वायरस स्प्रेड होता है। फर्स्ट अनसेफ सेक्स, सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके ज़रिए, एंड थर्ड इज़ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अब मदर टू चाइल्ड कैसे होगा, एक तो मदर गिव बर्थ टू अ बेबी, तो उसमें भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा, एंड सेकंड ब्रेस्ट फीडिंग से भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इट ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, स्पर्म, विजाइनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क। इन फ्लूइड से ये मोस्टली ये वायरस इन फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है और ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड HIV वायरस इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय सलाइवा एंड शेकिंग हेड। ये वायरस आपको हाथ मिलाने से, फिजिकल इंटैक्ट से नहीं फैलता और ना ही ये सलाइवा से ट्रांसफ़र होता है, यह आपने याद रखना है। अब इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कैसे रोक सकते हैं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को जिनका हमें पता है कि इन चीज़ों से स्प्रेड होता है, तो
इनको कंट्रोल करेंगे तो ये इसकी प्रिवेंशन भी हो जाएगी। यानी अनसेफ सेक्स से हम प्रोटेक्टेड सेक्स की तरफ जाएं या इस्लामिक रूल्स को फॉलो करें, हैव वन लीगल पार्टनर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में टेस्ट करके जो है तसल्ली के बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और किडनी ट्रांसप्लांट जो भी ट्रांसप्लांट्स होती हैं वो करवाएं, और कॉन्टिमिनेटेड नीडल्स की जगह न्यू नीडल्स इस्तेमाल करें या स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये तो नेचुरल है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आप किसी और मदर से ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शी इज़ नॉट इन्फेक्टेड विद HIV वायरस। सो यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तब आप प्रिवेंट कर पाएंगे इस वायरस की स्प्रेडिंग को। ओके, ओवरऑल तकरीबन दुनिया के अंदर 35 to 40 मिलियन पीपल इस वक्त एड्स से इन्फेक्टेड हैं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में ये वायरस स्प्रेड हो चुका है। सो इसे हम पैंडेमिक कह सकते हैं, यानी पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। 2 मिलियन डाइज एवरी ईयर, 2 मिलियन पीपल हर साल इस वायरस की वजह से मरते हैं, एड्स की वजह से मरते हैं। 2 मिलियन यानी 20 लाख। एंड 2.5 मिलियन गेट इन्फेक्टेड ईच ईयर, और हर साल तकरीबन 2.5 मिलियन लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। सो इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो रहा है। सो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर क्लियरली समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।